हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर एक किसी किताब का पाठ लेकर के आई हूँ। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा झट से लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको अगर लगता है कि मैं किसी और किताब का पाठ कर सकती हूँ तो मुझे वो किताब भिजवा दें। मैं उसमें से किसी भी एक अंश का पाठ करना अच्छा लगेगा मुझे और मैं ज़रूर उसको करने की कोशिश करूंगी, अगर वो मेरी मन मर्जी के, मन और मेरी मिजाज के लायक वो किताब हुई तो। आज मैं आपके सामने एक किताब लेकर के आई हूँ। इसका नाम है उर्मिला। इसे लिखा है आशा प्रभात ने और यह उपन्यास आमतौर पर है उर्मिला पर। उर्मिला आप जानते होंगे, सीता की बहन, लक्ष्मण की पत्नी और जनक की पुत्री। मुझे जहां तक याद है मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के बारे में लिखा है। कुछ चरित्र ऐसे होते हैं जो समाज और लेखक और दीन दुनिया की नजर से ओझल हो जाते हैं, क्या कह सकते हैं कि विलुप्त रह जाते हैं और उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आशा प्रभात ने सीता के बजाय उर्मिला पर लिखना पसंद किया है और यह एक फर्स्ट पर्सन की भाषा में ये लिखा हुआ है। मतलब उर्मिला ने अपनी कथा कही है, उर्मिला की नजरों से फर्स्ट पर्सन में ही उर्मिला अपनी कहानी कहती चलती है और यह कथा चलती है। बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, आप इसे जरूर ले और पढ़ें, आपको भी अच्छा लगेगा। ये किताब राजकमल प्रकाशन से किताब आई है और उसके पेपरबैक्स योजना के तहत है। इस पर चित्र जो है वो राजा रवि वर्मा का चित्र है और मैं इसका एक छोटा सा अंश आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं अच्छा लगे तो वो भी बताइएगा, तो मैं अपने पाठ में और सुधार करने की कोशिश करूंगी। कितने सुंदर सुखद व्यतीत हो रहे थे जनकपुर के वे दिन। मानो संसार का सारा ऐश्वर्य सम्मुख था मन की शांति के रूप में। विचार स्वच्छंद पवन की भांति उड़ा करते थे उन्मुक्त गगन में। शिक्षा ग्रहण करना, अस्त्र शस्त्र संचालन का अभ्यास करना, माँ पिताजी के सानिध्य में स्वयं को संसार का सर्वोत्तम प्राणी अनुभव करना। जब हम बहनें अश्व पर सवार होकर नगर के जल छिड़काव से नम व सुचिक्कन पथ और वीथियों से गुजरती तो मार्ग के दोनों ओर लगे नीम और पाकड़ के हरितिमा युक्त विस्तारित छाया देते वृक्ष, उन पर कोलाहल करते भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी समूह, दुमंजिले तिमंजिले चित्रों से सुसज्जित भवनों पर फहराते राष्ट्र ध्वज, प्रवेश द्वार पर धातु के बने बड़े बड़े चित्र खचित कपाट, द्वार के दोनों ओर मोहक पुष्पों से सज्जित मिट्टी के हर आकार के गमले, क्रय विक्रय के लिए बने सुंदर स्थान, नगर के चारों ओर बनी गहरी खाइयां जिनमें जलोन्नयन और जल निष्कासन के यंत्र भी लगाए गए थे जो बरबस अपनी ओर ध्यान खींच लेते। उस समय हमें स्वयं पर गौरव हुआ था कि हम ऐसे पिता की पुत्रियां हैं जो हमें किसी प्रकार अवश नहीं रखना चाहते। जीवन जनित हर क्षेत्र में निपुण देखना चाहते हैं, शिक्षा से लेकर अस्त्र शस्त्र व अश्व संचालन तक में। हम बहुधा इस अभियान पर निकलती और निर्भीक व निर्द्वंद हो भ्रमण करती और इस प्रकार निर्द्वंद भ्रमण करना मुझे बहुत प्रिय लगता। सीता दीदी प्रायः कहा करती, तुम बहुत साहसी हो उर्मिला, रहस्य और रोमांच के प्रति अति जिज्ञासु। हाँ, रहस्य और रोमांच मुझे बहुत आकर्षित करता था और उसके साक्षात्कार के लिए मैं लालायित ही नहीं वरन अक्सर अवसर की खोज में भी रहा करती थी। आज भी हम चारों बहनें भ्रमण की मंशा से निकली थीं तथा अपने अश्व संचालन के कौशल को जांचने परखने की। स्वयं को अश्व संचालन में सबसे कुशल मानने वाले मेरे मन में कहीं उनसे होड़ की भी कामना थी कि देखें सबसे तीव्र गति से कौन अश्व को भगाता है। चंद सैनिक भी पीछे थे। नगर के पथ तक तो किसी प्रकार मैं स्वयं पर अंकुश लगाती गई। नगर से बाहर निकलते ही मन उतावला हो उठा और अचानक मैंने अश्व को एड़ लगाकर उसे तीव्र चलने का संकेत किया। वह पवन वेग से भाग चला, मुख्य पथ को छोड़कर अरण्य की ओर। अनजानी दिशा, अनदेखे मार्ग
ऊंचे ऊंचे वृक्षों का अनियोजित व रहस्यमय संसार, धरा को छूते जटाओं वाले घने छतनार वट के वृक्ष, छोटे छोटे पौधों पर आलिंगनबद्ध लता वल्लरियां, अनजाने शूलदार पौधे तथा झाड़ियां यदि सर न झुका लेती तो उनकी डालियां निश्चित ही घायल कर देती मुझे। मैंने अश्व की रास खींचकर उसे ठहरने का इशारा किया, एड़ भी लगाया, परंतु सब व्यर्थ। वह भागता रहा अपनी गति में। धीरे धीरे अरण्य गहन होता जा रहा था। अजीब सुदीर्घ वृक्षों की दुनिया में मैं धंसती जा रही थी। घनघोर अरण्य की समतल और समतल पगडंडियों पर भागते भागते अचानक अश्व की गति भी धीमी पड़ने लगी। कदाचित वह भी थक गया था। अब अनुभव हुआ, अश्व को तीव्र भगाने की मेरी लालसा ने भयंकर विपदा में फंसा दिया था और मैं अछोर अनंत अरण्य के मध्य में थी, जहां भरी दोपहर में भी सूर्य रश्मियां पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही थी। ऊंचे ऊंचे वृक्षों की सघन पत्तियों से छनकर आता हल्का प्रकाश ही दिन के होने का साक्षी था तथा मार्गदर्शक भी। पगडंडियां सूखी पत्तियों और वृक्षों से गिरे फलों से अटा हुआ था, जिस पर अश्व के पैर पड़ते ही चर्र चर्र की ध्वनि उभर रही थी। वृक्षों पर भांति भांति के पक्षी समूहबद्ध हो भीषण कोलाहल कर रहे थे, जो बहुत ही अप्रिय लग रहा था। कहीं कहीं लता वल्लरियों का झुंड भयावह लग रहा था। हिंसक वन्य जीवों से यह स्थल निरापद होगा, ऐसा सोचना भी मूर्खता थी। मैंने अपने स्कंद को टटोला। वहां धनुष व तीरों भरा तरकश मौजूद था। अश्व भी अधिक थक चुका था, तभी धीरे धीरे चल रहा था। प्रथम बार इतने घने अरण्य से साक्षात्कार होने के पश्चात भी मेरे मन में तनिक भी भय का संचार नहीं हुआ, वरन एक रोमांच सा अनुभव हो रहा था, जिसकी सदा से आकांक्षी रही थी मैं। अनुभव हुआ, विचार हो या चाक्षुष संसार, उससे इतर कुछ भी नया देखने या पाने के लिए बनी बनाई लीक से इतर चलना, उसे ढूंढना तथा आत्मसात करना ही पड़ता है, जिससे ज्ञान और अनुभव दोनों समृद्ध होते हैं। और संयोग से यह सुअवसर आज प्राप्त हुआ है मुझे, तो क्यों न इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाया जाए। इस अरण्य का भरपूर भ्रमण करके, इसके रहस्य से साक्षात्कार करके अत्यधिक हर्ष से मैंने सोचा। बहनें चिंतित होंगी, मस्तिष्क में उभरा होने दो। मन में लापरवाही का भाव प्रबल हुआ। सैनिक खोज में आते ही होंगे, आने दो। पिताजी की तो नहीं, लेकिन माता की डांट तो अवश्य पड़ेगी। वे मेरे चंचल स्वभाव से वैसे ही कुपित रहती हैं। आज की मेरी इस धृष्टता को वे कदाचित ही क्षमा करें। अब जो हो, प्रथम यहाँ के जनजीवन से परिचित तो हो लूं, राजप्रसाद से परे के संसार से साक्षात्कार तो कर लूं, इस अरण्य का रग रेशा खंगाल तो लूं। सोच बढ़ती रही अज्ञात दिशा में। अरण्य की सुंदरता और भयावहता को देखते हुए, प्रकृति भी कितनी रसिक है, कितनी अद्भुत संपदा संजोग करके रखी है उसने अपने आंचल में। इन दुर्लभ रंग व आकार के मोहक पुष्प तो हमारी उपवाटिका में भी नहीं है, और राजमाली का कथन है कि राजवाटिका में पुष्पों के लगभग सभी प्रकार उपस्थित है। अब जाकर के उनसे पूछूंगी। तभी पार्श्व की घनी झाड़ियों में हल्की सी हलचल हुई और औचक एक बड़ा सा काला रीछ निकलकर मदमस्त चाल से मेरी दिशा में बढ़ा। उसे देखकर अश्व हल्के से हिनहिनाया और आगे के पैर से धरती को कुरेदने लगा। जोर से मैंने अश्व के रास को थामा और संभल कर बैठ गई। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही रीछ क्षण मात्र को ठिठका और मुझ पर आक्रमण करता इसके पूर्व ही एक तीर सनसनाता हुआ बिल्कुल उसके समीप आकर गिरा। तीर की सनसनाहट से वह डर कर भाग खड़ा हुआ उल्टी दिशा में, और मैं भौचक रह गई त्वरित इस घटना पर। अक्ष खाकर मैंने चारों ओर देखा। यह वाहन किसने चलाया? यहाँ इस घोर अरण्य में कौन है मेरा हितैषी, जिसने मेरे अपने प्राण को जोखिम में डाल करके मेरे लिए यह बाण चलाया है? कितना सटीक लक्ष्य साधा उसने। यदि समय पर बाण रीछ के सम्मुख नहीं गिरता तो उसका आहार मैं ही होती। वह जो कोई भी है अवश्य कुशल धनुर्धर है, परंतु वह है कौन, किधर है? मेरी असमंजस पराकाष्ठा पर पहुंचती उसी समय गहन झाड़ियों से निकलकर श्याम वर्ण का विचित्र वेशभूषा वाला एक नव युवक आता दिखा, जिसका ऊर्ध्व भाग वस्त्रविहीन था। मात्र नीचे के भाग में एक मलिन सा वस्त्र लिपटा हुआ था। उसने हाथों में तीर धनुष संभाल रखा था। निश्चित ही यह वनवासी है, तभी इतनी निर्भीक चाल चल रहा है इस सघन अरण्य में, मैंने सोचा। वह मेरे सम्मुख आ खड़ा हुआ और गहन दृष्टि से मेरा निरीक्षण करने लगा। उसके पश्चात बोला, आप
राजभवन निवासिनी लग रही हैं। हाँ, मैं जनक राज की द्वितीय पुत्री उर्मिला हूं, मैंने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया। उसने मेरी वंदना की और क्षोभ युक्त स्वर में बोला, माना कि आप राजकुल से संबद्ध हैं, निडर भी हैं, परंतु इतने सघन अरण्य में आखेट के विचार से आना बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। यह अरण्य का मध्य और विकट भाग है, यहाँ अकेली आने का विचार कैसे किया आपने? उसकी बातों पर मैं मुस्कुराए बिना रह नहीं सकी, फिर धीरे से बोली, सारा अनुमान और निष्कर्ष तो तुम पहले ही वर्णन कर चुके हो। वह झेप गया। यह वन हिंसक जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। अभी अभी वह रीछ यदि आप पर आक्रमण कर देता तो उसके वार से बचना आसान नहीं था। इसलिए भावावेश में कह गया, क्षमा चाहता हूँ। किस बात की क्षमा बंधुवर? तुम्हारी चिंता न्याय संगत है। मैं यहाँ इस अश्व की धृष्टता से आ गई हूँ, वरन आखेट की मेरी कोई मंशा नहीं थी। रही उस रीछ द्वारा आक्रमण की बात, तो मेरे कंधे पर टंगा या धनुषवान मात्र शोभा के लिए नहीं है, इसका प्रयोग भी करना जानती हूँ। बहुत बहुत आभार तुम्हारा। तुम न होते तो संभव है असावधानीवश मैं उस रीछ का ग्रास बन जाती। यह भी संभव है कि समय पर चेत जाती, परंतु संघर्ष तो अवश्य करना पड़ता। निश्चिंत रहो, अब सावधान रहूंगी। और यह बताओ, यहाँ से बाहर जाने में क्या तुम मेरी मदद, मेरी सहायता कर सकते हो? जी, ये एक छोटा सा अंश उर्मिला उपन्यास से जिसे लिखा है आशा प्रभात जी ने। और आपको कैसा लगा ये से आप जरूर बताइएगा। राजकमल प्रकाशन द्वारा निकली है, आप वहां से इस किताब को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उर्मिला के बारे में और उर्मिला के विचारों को, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, आपको जान करके अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ बहुत से और दूसरे चरित्रों के बारे में भी जानकर अच्छा लगेगा। आपकी सहमति हो सकती है, असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा का एक फ्लो है, विचारों का एक आवागमन है, इसलिए आपको अच्छा लगेगा। चलिए फिर अगली बार हम कहीं कुछ और लेकर के आपके पास आएंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। नमस्ते, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।